Hello everyone, welcome to the channel Wisdom World and Nesh. इस चैनल में आज हमने कल स्टार्ट करी थी लक्ष्मीकांत की सीरीज इंडियन पॉलिटिक्स के रिलेटेड, जिसमें हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर जो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रिलेटेड, जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडर इंडिया के अंदर आती है, ठीक है, और धीरे धीरे करके अपने पैर जो है वो जमाना शुरू कर देती है, जिसमें इन्होंने क्या किया था, कंट्रोल भी, बहुत सारे इलाकों का कंट्रोल भी अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, कैसे लिया था, कौन सी वॉर हुई थी, वो हिस्टोरिकल पार्ट है, ठीक, वो हिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे देखा कि कौन से रूल्स या रेगुलेशंस उन्होंने लाए थे जिनसे इनकी पावर्स क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में ही मैंने आपसे बोला था कि ये जो पूरा जो इसकी डिवीजन हुई थी 1600 से लेके 1850 1947 तक, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट वन था उसमें हमने क्या देखा था, हमारे पास क्या था, कंपनी रूल था। देन कंपनी रूल जो था 1857 के रिवॉल्ट के बाद ये क्या हो गया था, चेंज हो गया था, डेट वाज कन्वर्टेड इनटू अ क्राउन रूल। तो क्राउन रूल जो था वो कब स्टार्ट हुआ था, आज से जो हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे, वो था क्राउन रूल 1858 से जो स्टार्ट हुआ था, कब तक चला था, 1947 तक चला था। ठीक है, अब इस रूल के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले जो गवर्नेंस का क्वेश्चन था, जो चेंज आई थी वो किस फॉर्म में आई थी, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि देखने को क्या मिला था कि बहुत सारे जैसे ही 1857 का रिवॉल्ट होता है, ठीक है, विच वॉज नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, तो इसके लिए क्या देखने को मिला था कि इतना जो खून खराबा उस टाइम पे हुआ था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में उस टाइम पे क्वीन थी, डेट वाज द क्वीन विक्टोरिया थी, तो उन्होंने जो था डिसाइड किया था कि अब हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी कंपनी के पास हमने जो भी पावर्स दी हैं वो हम उनसे क्या ले लेंगे, वापस ले लेंगे। ठीक है, पावर्स चाहे उनको गवर्नमेंट चलाने की थी इंडिया के अंदर, चाहे उनके पास टेरिटोरियल पावर्स थी, चाहे उनके पास क्या थी, रेवेन्यू पावर्स थी, ये सारी की सारी किसके पास चले जाएंगी, ब्रिटिश क्राउन के पास चले जाएंगी। ठीक है, अब इसके अगर हम पिक्चर्स देखें तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि इंडिया, जिसको अब इन्होंने बोला कि इंडिया जो है उसको चलाया जाएगा, उसको गवर्न किया जाएगा, किसके नाम पे, हर मेजेस्टी के नाम पे, यानी कि जो भी ब्रिटिश क्राउन होगा उसी के नाम पे, ब्रिटिश क्राउन के नाम पे हम लोग क्या करेंगे, अब इंडिया को चलाएंगे। ठीक है, जिसे मैंने ब्रिटिश क्राउन के लिए यूज किया है। ठीक है, देन इसके बाद हम बोलते हैं, इसमें फिर से क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल किस फॉर्म में किया जाता है, इसको वाइसरॉय का स्टेटस जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो लॉर्ड कैनिंग है ये क्या बनते हैं, ही बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये क्या बन जाते हैं, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन जाते हैं, जिससे, और इसी के साथ साथ जो ड्यूअल सिस्टम था हमारे पास गवर्नमेंट का, ठीक है, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने क्यों बोला, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास क्या आया था, जो हमारी कंपनी थी उसमें पहले क्या रखा गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, हमने बोला नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बाकी दूसरा काम देखेंगे, लेकिन जो कंट्रोल करना है, जो रेवेन्यू चलाना है, उसके लिए कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो सिस्टम था ड्यूअल गवर्नमेंट का, इट वॉज अबॉलिश्ड। ठीक है, अबॉलिश कर दिया गया। देन इसके बाद क्या हुआ, एक न्यू ऑफिस जो था जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहते हैं, वो ओपन किया गया इंडिया के अंदर। ठीक है, तो एक नया ऑफिस जो था उसको क्या कर दिया गया, क्रिएट कर दिया गया, जिसको क्या नाम दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है ये कहाँ, इसके पास क्या थी, पूरी की पूरी अथॉरिटी दे दी गई, कंट्रोल दे दिया गया, किसके लेके,
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। इन्होंने बोला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो किसका मेंबर होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा और रिस्पॉन्सिबल होगा किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, मतलब कहने का कि इन्होंने बोला कि वॉइसरॉय ऑफ इंडिया जो है वो वॉइसरॉय जो भी बनेगा वो तो इंडिया के अंदर काम करेगा, ठीक है, लेकिन उसका भी एक क्या होगा, हेड होगा, जिसको हम लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहेंगे, और वो कौन होगा, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई जो क्या करेगा, असिस्ट करेगा किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। अब बोल रहे हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है, ऑब्वियसली ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी रहेगा क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल भी उसी के लिए है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो इंडिया में होगा, कुछ टाइम के लिए ब्रिटेन में होगा। तो इन्होंने बोला कि इसके लिए क्या चाहिए, इनके पास 15 मेंबर्स की काउंसिल होने चाहिए। ठीक है, हमने देखा था स्टार्टिंग में 4 मेंबर्स की काउंसिल बनाई थी गवर्नर जनरल के लिए। ठीक है, तो लेकिन फिर उसको बढ़ा के 6 कर दिया था, जिसमें से 6 में से 4 कौन से थे, 4 जो थे वो इंडियंस ही होंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम इसको क्या कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। दो इसके अलावा जो काउंसिल जो है वो क्या रहेगी, एडवाइजरी बॉडी रहेगी। ठीक है, काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी, और उसके चेयरमैन कौन रहेंगे, खुद सेक्रेटरी रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एक ये क्या है, एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह काम करेगी, यानी कि ये इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह बैठ के क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो एक्ट था एक तरह का सिर्फ एक सिस्टम लाया गया था जिसमें गवर्नमेंट चेंज हुई थी। ठीक है, जो इंडिया में पुरानी गवर्नमेंट थी उसको बदल के यहाँ पे नई गवर्नमेंट का एक सेटअप किया गया था इम्प्रूव करने के लिए। जो मशीनरी थी किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो चलाया जाए और कंट्रोल किया जाए कहाँ पे, इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन की जो क्राउन जो किंग थी वो किस तरीके से उसको चेंज करी। तभी हमने देखा कि स्टार्टिंग में इसको क्या बोला गया था, हिज मेजेस्टी के अंडर इसको रखा गया था, हर मेजेस्टी सॉरी। ठीक है, हर और हिज मेजेस्टी जो भी होगा। देन इसके बाद हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा 1861 में। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। हम सबसे पहले बोलते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फील होता है कि हमें क्या करने की जरूरत है, इंडियंस का कॉपरेशन चाहिए इंडिया को चलाने के लिए। ठीक है, इसको लेके क्या होता है, बहुत सारी एसोसिएशन बनाई जाती है। 3 एक्ट जो थे वो अनेक्ट किए गए थे कहाँ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कब आए थे, 3 एक्ट्स वर एनेक्टेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट 1861, 1892 एंड 1909। इसी को लेके ये जो था एक हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या रखा था, एक लैंडमार्क जो था वो रखा था। ठीक है, देन हम इसके फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इसमें क्या बोला जाता है, बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे इनकी शुरुआत होती है। ठीक है, इसमें यह है, ये बोलते हैं कि हम अब इंडियंस को किसके साथ जोड़ेंगे, इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला कि वाइसरॉय जो है वो क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, अब इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में जोड़ना है। ठीक है, तो वो यानी कि वाइसरॉय उसकी काउंसिल में जोड़ना है, लेकिन वाइसरॉय ही उनको सिलेक्ट करेगा, लेकिन किससे करेगा, एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर करेगा। तो 1862 में, क्योंकि फर्स्ट वाइसरॉय कौन बने थे 1858 में, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने क्या करा, 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। ठीक है, एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर 3 मेंबर्स को किया। उन 3 मेंबर्स कौन से, राजा बनारस थे, महाराजा पटियाला थे और सर दिनकर राव थे। ये तीनों नाम हमने नहीं भूलने हैं। ठीक है, कौन कौन थे, राजा बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड द सर दिनकर राव। ये 3 लोग जो थे इनको लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं, अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक 1858 तक हमने देखा था पावर्स जो थी वो कंट्रोल में आ रही थी कंपनी के, यानी कि जिसको हम अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली बोले तो वहां पे क्या प्रोसेस थी, सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस चल रही थी। बल्कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे किसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। कैसे शुरू होती है, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी जिनको कंट्रोल में लिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वापिस से उनको पावर्स दे दी
और सेंट्रल टेंडेंसी जो थी वो फिर से जो होती यहाँ पे क्या हो गई, खत्म होती हुई हमें दिखाई देने लगी। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट थी न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की फॉर बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो थे उनके लिए और पंजाब के लिए, उनको स्टैब्लिश किया गया 1862 में, 1886 एंड 1897। यानी कि इन्होंने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाएंगे। सबसे पहले किसके लिए बनाएंगे, बंगाल के लिए बनाएंगे। तो बंगाल के लिए हम कहाँ कब बनाएंगे, 1862 में बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे जी नॉर्थ वेस्टर्न एयर प्रोविंसेस के लिए, वो कब बनाएंगे, 1886 में बनाएंगे। देन हम आ जाएंगे पंजाब पे। तो पंजाब में हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनाई, 1897 में बनाई। ठीक है। देन हम बोलते हैं कि पावर करता है वाइसरॉय को, वो क्या बनाए, रूल्स बनाए और ऑर्डर्स बनाए, किसके लिए, फॉर द मोर कॉन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। तो ये क्या बोलते हैं कि वाइसरॉय के पास पावर है कि वो किसी भी तरीके से अपने काउंसिल्स के जो काम काज है उसको वो देख सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत किसकी होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। तो 1859 में ही क्या होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हो जाती है, जिसमें ये बोला जाता है कि वाइसरॉय काउंसिल जो है उसका इंचार्ज रहेगा और बाकी के डिपार्टमेंट्स होंगे गवर्नमेंट के, वो उसके अंडर रहेंगे। ठीक है। जैसे आज हम देखते हैं ना कि डायरेक्टर होता है, देन डायरेक्टर के बाद जो है वो नीचे डायरेक्टोरेट, फिर उसके बाद नीचे जो हायरार्की में आएंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, डीओस होंगे वो आ जाएंगे, फिर एडीओ होंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होंगे वो आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो हायरार्की वाला जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। इट एम्पावर द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। ठीक है। ये पावर देता है वाइसरॉय को कि वो क्या करे, ऑर्डिनेंस को इशू करे। आज भी प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। ठीक है। उसी तरीके से वाइसरॉय के पास पावर होती है, वो क्या करे, ऑर्डिनेंस को शुरुआत करे बिना कॉन्फ्रेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, बिना इमरजेंसी की जब सिचुएशन आ जाती है, जैसे कहीं पे दंगे हो जाते हैं, कोई इंटरनल एमरजेंसी होती है, वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक हो जाती है, तो कोई भी सिचुएशन होती है जब पैसे की कमी आ जाती है, किसी भी तरीके की कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होंगी, तो वाइसरॉय जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछे। ठीक है। और ये जो ऑर्डिनेंस होगा ये कितने टाइम के लिए रहेगा, 6 मंथ्स के लिए रहेगा। तो होप ये वाला एक्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। तो ये एक्ट कौन सा था हमारा, 1861, 1861 का एक्ट। देन उसके बाद हम लोग बोलते हैं 1892। ठीक है। अब हमारे पास कौन सा एक्ट आया, 1892 का एक्ट आया। ठीक है। अब 1892 का एक्ट क्या बोलता है कि अब ये एक्ट हमें बताता है कि किस तरीके से और चेंजेस जो थी वो लाई गई। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जब 1858 का एक्ट बनाया गया तो उसमें लेजिस्लेटिव वाइसरॉयज की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉमिनेशन रखी गई थी इंडियंस की एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है। जिसमें 3 मेंबर्स जो थे उनको ऐड किया गया था, जिसमें सर दिनकर राव थे, महाराजा पटियाला थे और राजा बनारस थे। ठीक है। अब इस एक्ट में बोला जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स यानी कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उनको क्या करा जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन इनमें क्या रहेगी, ऑफिशियल मेजोरिटी जो थी वो रहेगी। ठीक है। बेसिकली क्या चीज है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी उनमें एडिशन होगी किसकी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की। लेकिन जब हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी उनको जो है वो मेंटेन रखा जाएगा कहाँ पे, हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ठीक है।
देन उसके बाद हम बोलते हैं फंक्शन जो आप देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शन जो है वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे और उनको पावर दी गई कि वो क्या कर सकते हैं, बजट को डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चन जो है एग्जीक्यूटिव को एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बजट को डिस्कस करने की पावर मिल गई, एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन करने की पावर जो थी वो इनको दे दी गई, जो कि पहले इनके पास नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है फर्स्ट पॉइंट पे, तो वो फर्स्ट पॉइंट आपने सिंपली याद रखना है कि नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर इंक्रीज्ड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। हालांकि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पे ऑफिशियल मेजोरिटी जो थी वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, देन उसके बाद हाँ, और इसी के साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। देन उसका हम बोलते हैं नॉमिनेशन जो होगी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, वो कहाँ के, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में वाइस नॉमिनेट करेंगे इनको, तो उसमें क्या कौन किसके द्वारा होगी, नॉमिनेशन कौन करेगा, वाइस रॉय करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने बोला वाइस रॉय तो करेगा, लेकिन रिकमेंड कौन करेगा, रिकमेंड करेगा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है। ठीक है, और उसके साथ साथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, यानी कि इन्होंने पावर किसको दे दी, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है इनको पावर दी गई कि दोनों मिलकर क्या करेंगे, वाइसराय को रिकमेंड करेंगे कि आपको किन लोगों को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बिठाना है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, उनमें जो हमारी नॉमिनेशंस होंगी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, वो कौन करेगा, गवर्नर्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेशन किसकी आएगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की आएगी, म्यूनिसपैलिटीज की आएगी, यूनिवर्सिटीज की होगी, ट्रेड एसोसिएशन होंगी, जमींदार होंगे और चैम्बर्स होंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको इन शॉर्ट देखो, ये जो याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, दूसरी हमारे पास थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे हेड कौन होगा सेंट्रल का, वाइसरॉय। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इसका हेड कौन होगा, गवर्नर। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि ये वाइसरॉय जो है किसके रिकमेंडेशन पे काम करेगा, तो हमने बोला कि ये सिर्फ दो चीजों पे देखेगा, एक तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ साथ कौन होंगे, बंगाल चैम्बर ऑफ, जस्ट अ मिनट, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बीसीसी लिख देते हैं इसको इन शॉर्ट। ठीक है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। लेकिन जब गवर्नर इसको करेगा अपॉइंट, तो गवर्नर क्या करेगा, इसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आएंगे, कौन आएंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आएंगे, प्लस इसमें हमारे पास कौन आएगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के साथ साथ म्यूनिसपैलिटीज आ जाएंगी। म्यूनिसपैलिटीज के अलावा हमारे पास कौन आ जाएगा, कुछ यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर्स वगैरह होंगे वो इंक्लूड होंगे। फिर उसके बाद हमने बोला हमारे पास ट्रेड एसोसिएशन होंगी। ठीक है, कौन होंगे हमारे पास, ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन के अलावा हमारे पास कौन होंगे, जो जमींदार होंगे। जमींदार के अलावा हमारे पास कौन आ जाएगा, जमींदार के बाद हमारे पास कौन से आएंगे, चैम्बर्स आ जाएंगे। ये सारे लोग क्या आएंगे, इसके इंक्लूडेड होंगे। तो इसमें क्या था, इस एक्ट में एक इनडायरेक्ट प्रोविजन रखा गया था इलेक्शंस का। इसमें वर्ड इलेक्शंस कभी नहीं यूज हुआ है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि क्या 1892 के काउंसिल एक्ट में वर्ड इलेक्शन का यूज हुआ है, तो नो, नो, कभी भी यहाँ पे इलेक्शन वर्ड का यूज नहीं हुआ। हालांकि इनडायरेक्टली जो थी इलेक्शन हुई थी, यानी कि हम बोल सकते हैं नॉमिनेशन हुई थी। ठीक है, नॉमिनेशन किसके बेसिस पे हुई थी, रिकमेंडेशंस के बेसिस के ऊपर क्या की गई थी, नॉमिनेशन जो थी वो करी गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, किस बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो 1909 का जो समय था
उसमें लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए, ठीक है। देन लॉर्ड मिंटो जो थे वो क्या थे, वाइसरॉय थे, ठीक है। तो मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उसका भी इस तरीके से था। अब इसमें क्या होता है, इन्होंने बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उनका नंबर फिर से इंक्रीज किया जाएगा, जैसे पहले हो रहा था फिर से इन्होंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया साइज जो था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का दोनों जगह पे। कैसे, सेंटर में किया, नो, सेंटर और प्रोविंसेस दोनों में किया। अब इन्होंने बोला सेंट्रल में क्या होगा, 16 से बढ़ा के हम क्या करेंगे, 60 कर देंगे, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। देखो आज भी आप देखते हो ना, सेंटर की सीट्स जो है वो फिक्स है, ठीक है, सेंट्रल उसमें वो फिक्स है। बट अगर हम अपने स्टेट्स के देखें तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारा क्या देखने को मिलता है हमें, कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे आपको हर जगह नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ एमएलएस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो सेम चीज वहां पे थी कि ना 16 से 60 तो हम बढ़ा देंगे सेंटर में, लेकिन प्रोविंशियल काउंसिल में यूनिफॉर्म नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, कहीं पे एक होगा, कहीं पे दो इंक्रीज होंगे, इस तरीके से सीरीज वो चलेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑफिशियल मेजोरिटी कहाँ पे रहेगी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो बनी रहेगी, इट रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन इन्होंने अलो किया कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है वो क्या रख सकती है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट, यहाँ तक आपको होप्सो के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो डेलिब्रेटिव फंक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के दोनों लेवल के ऊपर, फॉर एग्जांपल मेंबर्स आर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट क्वेश्चन। देखो पिछले एक्ट में हमने देखा था मेंबर्स को, जो इंडियंस थे उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो क्या कर सकते हैं, बजट को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एनलार्ज किया जो डेलिब्रेटिव फंक्शंस होंगे, इन्होंने बोला दोनों लेवल्स के ऊपर। अब यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, रेजोल्यूशन जो है वो दिए जा सकते हैं बजट को लेके, और दूसरे जो है वो बाकी इस तरीके से बहुत सारे काम जो है वो किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखिए कि इस लॉ में कुछ डेरिवेटिव फंक्शंस को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिए। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो था, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम क्या होता है, इंडियंस को जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। किसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, वाइसरॉय और गवर्नर्स की। जो वाइसरॉय और गवर्नर्स थे इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ किसको जोड़ा जाता है, इंडियंस को जोड़ दिया जाता है। और इसी के बेसिस पे जो सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे, ठीक है, सत्येंद्रनाथ सिन्हा बिकम अ फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से मेंबर थे, ऐसा कौन सा इंडियन था जो जिन्होंने पहली बार वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपीएस, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम अ first Indian to join Viceroy's Executive Council and he was appointed as a law officer। जब यहाँ पे लॉ मेंबर लिखा है कोई बात नहीं, तो लॉ ऑफिसर के तौर पे उन्होंने क्या किया था, ज्वाइन किया था। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि कॉमनल रिप्रेजेंटेशन चूंकि जो है यहाँ पे क्या की जाती है, बात करी जाती है, ठीक है, किसकी बात की जाती है, कॉमनल रिप्रेजेंट। अब कॉमनल रिप्रेजेंटेशन किसको देनी है, मुस्लिम्स को देनी है, ठीक है। मुस्लिम्स को क्यों देनी है, क्योंकि इसके पीछे जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, वो काफी टाइम से डिमांड कर रही थी कि उनको क्या मिलनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो था एक सेपरेट इलेक्टोरेट की कंसेप्ट को, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट था उसको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, और कॉमनल रिप्रेजेंटेशन जो थी मुस्लिम्स को दे दी। इसके मुताबिक क्या था सेपरेट इलेक्टोरेट, कि इसके अंदर जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स, ठीक है। यानी कि जो भी मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होगा उसको वोट भी कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। इसका कहने का मतलब ये था कि इस एक्ट में क्या किया गया, कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया गया, और लॉर्ड मिंटो वाज केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल
रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल इलेक्टोरेट, कहीं से भी वर्ड आया कम्युनल इलेक्टोरेट आएगा, चाहे हमारे पास कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का आएगा तो वो फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। और किस एक्ट के अंदर लीगलाइज किया गया था कम्युनलिज्म को, द एक्ट वाज इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है, ओके। सो विद नेक्स्ट इसका प्रोविजन देख लेते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो किस किस को मिला था, प्रेजेंसीज कॉर्पोरेशन को मिला था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। बेसिकली कुछ लोगों को क्या मिल गया था, वोट देने का राइट मिल गया था। ठीक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो थे वो दे सकते हैं। विद दिस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे लॉ की, दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है, तो ये भी एक्ट जिस तरीके से 1909 को हम बोला करते थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, उसी तरीके से इस एक्ट को बोला जाता है मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म बेसिकली क्या होता है, 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पहली बार डिक्लेयर करती है कि वो इंडिया में क्या करेगी। 1917 का टाइम था कि इंडिया में वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएगी। अब इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था वो लाया गया। ठीक है, जो इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1921 में। ठीक है, केम इनटू फोर्स इन 1921। और इस एक्ट को क्या बोला गया, मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला गया। तो सिमिलरली जैसे मॉर्ले मिंटो में मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेम इसी में भी क्या है, मॉन्टेग वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द क्लेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, अब इसके बाद एक्ट के फीचर्स देखते हैं। फीचर्स में देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने चीजें जो थी वो चलाई। फटाफट से इसके प्रोविजंस देखते हैं। प्रोविजंस में बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू टू कैटेगरीज, यानी कि ये लोग जो भी काम कर रहे थे उसको इन्होंने किस में बांटा, दो कैटेगरीज में बांटा। अब वो दो कैटेगरीज किस में बोल दिया इन्होंने बोला हमारे पास कुछ क्या है, सेंट्रल सब्जेक्ट्स है, कुछ हमारे पास क्या है रहेंगे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, अब इस प्रोसेस को, ये जो क्लासिफिकेशन की गई ये किस द्वारा करी गई, दिस क्लासिफिकेशन वाज डन बाय द डेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये इसमें क्या था, जो डेवोल्यूशन रूल्स थे उसके अकॉर्डिंगली जो था वो इसको क्लासिफाई किया गया कि हमारा जो भी काम है उसको हम किसके अंडर रखेंगे, हम उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर रखेंगे या फिर हम उसको किसके अंडर रखेंगे, सेंट्रल सब्जेक्ट्स के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब ये जो रूल्स थे इनको फैसिलिटेट किया गया, इसके अथॉरिटी रखी गई सेंट्रल से लेके प्रोविंसेस तक चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक्ट जो था वो क्या करता है, सेंट्रल कंट्रोल जो था ओवर द प्रोविंसेस उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, अब काम जो था वो बढ़ गया। हालांकि स्ट्रक्चर जो था गवर्नमेंट का वो यूनिट सेंट्रलाइज से टू कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। ठीक है, यानी कि काम सारा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स वगैरह वही बनाएंगी, बट कुछ हद तक भी काम जो थे वो क्या कर दिए गए, डिवाइड कर दिए। इसके अलावा जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे इन्होंने क्या किया, उनको फिर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड किया, we further divided the provincial subjects into two parts, that was the transferred and reserved। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि अगर इन्होंने डिवाइड किया इनको दो हिस्सों में तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कौन से होंगे और रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। ठीक है, तो पहले हम इनकी डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। हम बोलते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, जिनको कौन चलाएगा, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। ठीक है, गवर्नर इनको चलाएगा, जिसमें उसकी मदद कौन करेंगे, मिनिस्टर्स उसकी मदद करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, हमने क्या बोला कि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो होंगे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो है उनको चलाएगा कौन, गवर्नर चलाएगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब दूसरी बात हम बोलते हैं कि जो हमारे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं वो हैं कौन से भाई, पहले हमें ये तो बता दो। हम बोलते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हमारे पास कौन से हैं, पब्लिक हेल्थ हो गया, जैसे एजुकेशन आ गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, ये हमारे सारे क्या है, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं। राइट, अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे लेजिस्लेटिव
सॉरी रिजर्व सब्जेक्ट्स की। अब हम बात करते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स की। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स अगर हम देखें तो इनको भी गवर्नर चलाएगा, वर्क टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर। इसको भी कौन चलाएगा? गवर्नर चलाएगा। लेकिन कैसे चलाएगा? चलाने का तरीका तो अलग है ना। गवर्नर और उसकी काउंसिल चलाएगी, लेकिन इसमें बिना ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे किसके लिए? विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में ये रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, बट रिजर्व सब्जेक्ट्स में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है। अब बारी आती है कि रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो हम बात करते हैं कि रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन से आते हैं। जैसे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा हमारा जस्टिस का, प्रिजन वाले सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, प्रिजन कैसे चलेगा, लैंड रेवेन्यूज कैसे होंगे, फाइनेंसिस कैसी हैं, ये सारी कहाँ पे आएंगे? रिजर्व कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। देन हम बोलते हैं ये जो ड्यूल सिस्टम था, स्कीम थी गवर्नेंस की, इसको क्या कहा गया? डायरकी कहा गया। ठीक है। अब डायरकी के बाद अगर हम देखें कि डायरकी के साथ साथ एक टर्म, डायरकी का मतलब क्या था? ड्यूल रूल। ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ये क्या रहा था? अनसक्सेसफुल रहा था। ठीक है। इन्होंने बेसिकली क्या किया, अब इसको इन शॉर्ट अगर हम इसको समझे, इन्होंने क्या किया, हमारे जो पावर्स थी वो डिवाइड कर दी सेंट्रल और प्रोविंसेस में। ठीक है। फिर इन्होंने बोला जो हमारे प्रोविंसेस हैं ये दो तरह के सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। एक तो हमारे पास रहेंगे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, दूसरे हमारे पास रहेंगे कुछ रिजर्व सब्जेक्ट्स। ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, जो ट्रांसफर्ड होंगे इनको कौन चलाएगा? ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है। बट ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में कौन से आएंगे? जैसे एजुकेशन आ गया, पब्लिक हेल्थ आ गया, सेल्फ गवर्नमेंट आ गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत सिस्टम, एग्रीकल्चर वगैरह, ये सारे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन से आएंगे? जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है हमारे, जैसे पुलिस, प्रिजन्स और ये हमारा फाइनेंसिस, जस्टिस, ये सारी किस में आएंगी? हमारे रिजर्व सब्जेक्ट्स में आएंगी। ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस इन्होंने चलाई थी ये काफी टाइम के लिए क्या रही थी? अनसक्सेसफुल रही। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने पहली बार जो था, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो था वो किसका कंसेप्ट आया? बाई कैमरलिज्म का कंसेप्ट आया और डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। ठीक है। कि कंट्री के अंदर क्या की जाएंगी? डायरेक्ट इलेक्शंस करी जाएगी और बाई कैमरलिज्म जो है वो सेट किया जाएगा। अब बाई कैमरलिज्म कैसे सेट किया जाएगा? इन्होंने बोला कि हमारे पास क्या होगा? एक हमारे पास अपर हाउस होगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा हाउस होगा? लोअर हाउस। एक सेकंड, अपर हाउस, देन दूसरा हमारे पास कौन सा होगा? लोअर हाउस होगा। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जो अपर हाउस है वो उसमें क्या रहेगा? अपर हाउस वाज केम टू बी नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस कैन बी कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव असेंबली। मेजॉरिटी जो है मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। और ये जो इनमें जो भी मेंबर्स बैठेंगे वो कौन कहाँ से आएंगे? चूंकि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है उनको क्या किया जाएगा? चुना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि डायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट कहाँ से आया और बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट कहाँ से आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से हमारे पास आया। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं 3 of 6 members of the Viceroy's executive councils other than the commander-in-chief were to be Indian। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसमें कितने मेंबर्स होंगे? इन टोटल हमारे पास 6 मेंबर होंगे। उन 6 में से 3 मेंबर्स हमारे कौन होंगे? इंडियंस होंगे। ठीक है। देन उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे क्या हुआ? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा मिला। किसको बढ़ावा मिला? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो कंसेप्ट था वो कब आया? 1909 के एक्ट से आया, जब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसको मिली? मुस्लिम्स को मिली। लेकिन यहाँ पे क्या मिला? क्योंकि कौन सा कंसेप्ट था? वो कंसेप्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट का। अब यहाँ पे जो बोला क्यों सिर्फ मुस्लिम क्यों? हम किसको देंगे? सेपरेट इलेक्टोरेट सिक्स को भी देंगे, इंडियन क्रिश्चियंस को भी देंगे, एंग्लो इंडियंस को भी देंगे और यूरोपियंस को भी देंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? फ्रेंचाइजी दे दी गई, यानी फ्रेंचाइजी मतलब राइट टू वोट किसको मिला? लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को मिला। लेकिन किस बेसिस पे मिला? देखो बेसिस क्या थे राइट का वोट करने के? प्रॉपर्टी। ठीक है।
टैक्स और जो दूसरी क्वालिफिकेशन रखी गई थी जरूरी की जो रिच लोग थे या जो उनके फेवर में लोग थे जो उसके हिसाब से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी टैक्सेस को देखते हुए इन्होंने क्या किया कुछ लोगों को क्या कर दी राइट टू वोट होता है फ्रेंचाइजी जो भी वो क्या कर दी दे दी ठीक है। एक न्यू ऑफिस बनाया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। लंदन के अंदर एक नया ऑफिस बनाया गया किसके लिए हाई कमिश्नर के लिए और उसको क्या था कुछ फंक्शन जो थे परफॉर्म करने के लिए दिए गए और वो किसने दिए परफॉर्म जो कौन परफॉर्म करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ठीक है जो सेक्रेटरी कुछ काम करता था उसके कुछ काम किसको दे दिए हाई कमिश्नर को दे दिए और यहाँ इसके अलावा जो था एस्टेब्लिशमेंट हुई यहाँ पे किसकी हमने पहले देखा था ओपन कंपटीशन जो था सिविल सर्वेंट्स के लिए वो शुरू हो गया था तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया एस्टेब्लिश किया किसको पब्लिक सर्विस कमीशन को इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है वो भी सेट किया गया कब 1926 किसके लिए सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है फर्स्ट टाइम जो था प्रोविंशियल बजट्स जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया सॉरी जो सेंट्रल बजट था उस वजह से देखो बजट जो था वो बनाया जा रहा था ठीक है। बजट हमने दो तीन जगह पे बजट का नाम सुना पहले हमने देखा कि बजट के ऊपर जो था इनको एक लॉ के थ्रू इनको परमिशन मिली कि वो क्या कर सकते हैं बजट को डिस्कस कर सकते हैं ठीक है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट जब थोड़ा सा रिफॉर्म आए तो इनको क्वेश्चन पूछने का भी इस पे क्या मिला अधिकार मिला। अब 1919 में क्या होता है कि बजट जो सिंगल बजट आता था इन्होंने बोला नहीं इस बजट को डिवाइड कर दो किसमें करो एक तो सेंट्रल बजट रहेगा दूसरा हमारा कौन सा रहेगा प्रोविंशियल बजट रहेगा ठीक है प्रोविंशियल बजट रहेगा। इसके अलावा अपॉइंट किया जाएगा इन्होंने प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा कि कब बनाया जाएगा ये 1919 का जो एक्ट हम बना रहे हैं ठीक है इसके 10 साल कंप्लीट इसके बावजूद में आया कि कब आया था ये 1921 में इसका क्या आया था एनफोर्समेंट इसकी हुई थी तो 1921 से लेकर जो भी 10 इयर्स होंगे नेक्स्ट इनके 10 इयर्स कब होंगे ठीक है 1931 में तो इसके ऊपर क्या आएगा स्टैट्यूटरी कमीशन आएगा जो चेक आउट करेगा कि जो जो चीजें हमने बनाई हैं क्या वो सही है या गलत है। अगर वो गलत होगी ठीक है तो उसको क्या किया जाएगा चेंज किया जाएगा और फिर उसमें क्या होंगे रिफॉर्म्स लेके आएंगे ठीक है। अब देन उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चलता है हमारे पास कि इसमें क्या किया जाता है चैम्बर ऑफ प्रिंस को बनाने की क्या कर रहा था प्रपोज किया था प्रपोजल किसका आता है चैम्बर ऑफ प्रिंस बनाने का ठीक है जिसको क्या बोला जाता है नरेंद्र मंडल बोला जाता है और ये जो चैम्बर था इसको कब बनाया गया 1921 में बनाया गया इसमें 120 मेंबर्स रखे गए यानी कि इसमें क्या था प्रिंसेस जो थे 108 स्टेट्स के और 12 रिप्रेजेंटेटिव जो थे दूसरे स्टेट्स के वो यहाँ पे बैठेंगे जिनके हेड कौन होंगे वाइस रॉय होंगे और वहां पे कंसल्ट किया जाएगा डिस्कशन की जाएगी उन मैटर्स की जो क्या होंगे कुछ कॉमन इंटरेस्ट के होंगे ठीक है। होपफुली आपको ये लॉ भी क्या आया होगा समझ आया होगा ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लॉ देखते हैं दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ठीक है। नेक्स्ट लॉ कौन सा हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऐसा क्या हुआ कि 1935 में लॉ आया हमने बोला था कि 31 में 10 साल के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या आएगा हम लोग क्या करेंगे कुछ चेंजेस लाएंगे इसको चेक करेंगे कि इनमें क्या कमी थी लेकिन उससे पहले क्या हो जाता है साइमन कमीशन ले आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है साइमन कमीशन ले आती है साइमन कमीशन कब आता है 1927 में ही ठीक है जो उनका डिसाइडेड पीरियड था उससे 2 साल पहले देन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है कि ये क्या है स्टैट्यूटरी कमीशन है जिसमें क्या है 7 मेंबर्स रहेंगे और 7 के 7 मेंबर्स क्या है ब्रिटेन से आए हैं ठीक है इंग्लिशमैन है जिनके चेयरमैन कौन होंगे सर जॉन साइमन होंगे वो रिपोर्ट देंगे हमें इंडिया की कंडीशन के ऊपर और इनका जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया था उसको रिगार्डिंग ठीक है। तो ये जो मेंबर्स थे कमीशन के सारे सारे ब्रिटिश थे तो जो इंडिया की जो पार्टीज थी वो क्या कर देती हैं इस कमीशन को बॉयकॉट करती है और हालांकि लेकिन फिर भी काफी ज्यादा स्लोगन जो थे इसके अगेंस्ट लगाए गए थे ठीक है काफी ज्यादा इसकी ऑपोजिशन हुई थी फिर ऑल दो के 1930 में ये कमीशन क्या करता है अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है और स्टैब्लिश
इम्प्लीमेंट होती है किसकी, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया की और प्रिंसली स्टेट्स। तो ये रिकमेंडेशन क्या देता है, डायरकी को खत्म कर दो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बढ़ावा दो, कहाँ पे, प्रोविंसेस में। फेडरेशन जो थी, फेडरेशन जो है ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के, उसको क्या किया जाए, एस्टेब्लिश किया जाए। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, कम्युनल इलेक्टोरेट जो आपने दिया है उसको कंटिन्यू किया जाए, और इसके साथ साथ और भी जो दूसरी चीजें हैं उनको जो है उसमें क्या करा जाए, कंटिन्यू रखा जाए। ठीक है, इस प्रपोजल को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रेसिडेंट स्टेट्स जो के बीच में क्या होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती है। इसके बेसिस के ऊपर व्हाइट पेपर जो था कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के रिलेटेड वो प्रिपेयर किया जाता है, और ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की थी उनको दे दिया जाता है कि भैया आप क्या कर ले, चेक कर ले, और न्यू रिफॉर्म जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम लोग क्या बोलते हैं कि न्यू रिफॉर्म किसके फॉर्म में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब यहाँ पे देखो गया क्या था, एक लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स जो थे वो क्या कर दिए गए, इंक्लूड कर दिए गए। अब यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन को क्या करेंगे, सेट करेंगे। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन कैसे बनेगी, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसी स्टेट्स जो होंगे वो उसका क्या रहेंगे, पार्ट रहेंगे। अब ये एक्ट क्या करता है, पावर्स को डिवाइड करता है बिटवीन सेंटर्स और उसके यूनिट्स में। ठीक है, फिर ये क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, 3 लिस्टें बनाई जाती हैं जिसमें हम बोलते हैं फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, 3 लिस्ट बनती है, कौन सी, फेडरल लिस्ट बनती है, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई जाती है, एंड देन द कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो बनाई जाती है। फेडरलिस्ट जो सेंट्रल जिन आइटम्स पे काम करेगा, जिन सब्जेक्ट्स पे काम करेगा वो कितनी होगी, 59 उसमें रखेगी। जो प्रोमिसेस काम करेंगे उसके लिए 54 आइटम्स रखी गई, और कॉन्करेंट लिस्ट में 36 आइटम्स रखी गई। जबकि जो रेसिड्यूरी पावर्स होंगी वो किसके पास रहेंगी, रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द हैंड्स ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो उस टाइम के वाइसरॉय थे उनके हाथ में जो थी वो रेसिड्यूरी पावर्स दे दी गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास रही थी, वाइसरॉय ऑफ इंडिया के पास रही थी। इस एक्ट के अंडर जो थी पावर्स जो थी वो डिवाइड हुई थी बिटवीन द सेंटर एंड इट्स यूनिट्स। तो वो था 1935 का एक्ट, जिसमें सेंटर के पास 59 आइटम्स थी, प्रोविंसेस के पास 54 थी, और कॉन्करेंट के पास 36 थी। ठीक है, एंड देन इसके हम बोलते हैं कि ये क्या करता है, अबॉलिश करता है डायरकी को इन द प्रोविंसेस में, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी वो उनको क्या दी जाती है, वापस दे दी जाती है। ठीक है, क्या डायरकी, तो किसने बोला था, कौन से कमीशन ने बोला है डायरकी को खत्म किया जाए, दैट वाज कमीशन वाज द साइमन कमीशन। ठीक है, तो डायरकी यहाँ पे क्या हो जाती है, एबॉलिश हो जाती है। ठीक है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को क्या कर दिया, वापस से इंट्रोड्यूस कर देता है। प्रोविंसेस को अलो कहता है कि ऑटोनोमस यूनिट जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के अपने स्फीयर्स में वो चलाएं। हालांकि ये जो एक्ट था, हम ये भी कह सकते हैं कि एक्ट ये 1935 का जो एक्ट था इसने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ पे, प्रोविंसेस में अंदर। इसका मतलब क्या था कि गवर्नर जो थे उनको क्या चाहिए था कि वो काम करे किसकी मदद से, एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स की मदद से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको लेके, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। और ये कब वजूद में आया था, दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937 और डिसकंटिन्यू हो गया था 1939 में। ठीक है, ये शुरुआत हुई थी लेकिन 2 साल का स्पीच हुए, लेकिन 2 साल 1939 में ही ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, देन क्या हम बोलते हैं, अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। बहुत चलाक थे इन्होंने, प्रोविंसेस में जहाँ पे डायरकी को अबॉलिश किया, वहीं इन्होंने सेंटर में डायरकी को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। फेडरल सब्जेक्ट्स जो थे उनको फिर से इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। ठीक है, हालांकि ये जो प्रोविजन था ये कभी भी नहीं वजूद में आया, तो ये प्रोविजन क्या हो गया था, कैंसल हो गया था। ठीक है, तो इसको हम इतना ध्यान में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पिक्चर क्या है इसमें, नेक्स्ट पिक्चर बोलता है कि यहाँ पे क्या किया गया, बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया 6 आउट ऑफ 11। क्या था उस टाइम पे, 11 प्रोविंसेस थे। ठीक है,
11 प्रोविंसेस में से इन्होंने बोला हम 6 प्रोविंसेस में क्या करेंगे, बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। बाई कैमरलिज्म कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1919 के एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि 1919 में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस बनाया गया था। अब ने बोला कि 11 में से 6 प्रोविंसेस में क्या रहेगा, बाई कैमरलिज्म रहेगा। और अब वो 6 जो हम रखेंगे, जिनको हम इंक्लूड करेंगे, वो कौन से होंगे, बॉम्बे, ठीक है, सिंपली याद रखो, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंसेस। These were the 6 provinces where the bicameralism had been introduced because of the Government of India 1935। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, अब हालांकि इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो थी उन पे लगाई गई थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ नंबर ऑफ जनरल सीट्स को रिजर्व रखा, किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस कौन सी थी, शेड्यूल कास्ट की थी। ये हमने याद रखना है, जब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को जो था वो कम्युनल अवार्ड के तौर पे जब इसको बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो डिप्रेस्ड क्लासेस जो था वो वर्ड यूज किया गया था बाय द मेयर अम्बेडकर, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट। जस्ट मिनट, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इस टाइम पे इंट्रोडक्शन करी गई थी। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस की। तो हम लोगों ने देखा था डिप्रेस्ड क्लासेस कम्युनल अवार्ड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था, पूना पैक्ट और मॉडिफाई किया था कम्युनल अवार्ड को डिप्रेस्ड क्लासेस यानी कि शेड्यूल क्लासेस को लेके। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरा देखो कम्युनल अवार्ड, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1932 में रामसे मैकडोनल्ड, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन देने की बात करी थी माइनॉरिटीज को, जिसको इन्होंने कम्युनल अवार्ड बोला था। तो सिर्फ मुस्लिम, सिक्स, जहाँ इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस या यूरोपियंस को नहीं देना था, बल्कि डिप्रेस क्लासेस को देना था। तो गांधी जी को ये लगता था कि जो डिप्रेस क्लासेस है ये हमेशा के लिए क्या रहेंगी, डिप्रेस क्लासेस ही रहेंगी, अगर इनको क्या मिल गया, कम्युनल अवार्ड दे दिया गया और एक डिवीजन देखने को मिलेगी हमें हिंदुइज्म में। तो इसी को लेके क्या हुआ कि गांधी जी क्योंकि उस टाइम पे अरेस्ट थे यरवाड़ा जेल के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, इसलिए मैं वापस आई हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि गांधी जी जो थे वो कौन सी जेल के अंदर अरेस्ट थे ड्यूरिंग द कॉमनर वॉर, द कॉमनर रिप्रेजेंटेशन। तो गांधी जी कहाँ पे थे, यरवाड़ा जेल। यरवाड़ा जेल कहाँ पे है, पूना के अंदर है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पास्ट ऑन टू डेथ कर लेते हैं, यानी कि ये अनशन त्याग के, ठीक है, ये एक पूरा क्या करते हैं, पास्ट ऑन टू डेथ चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एट लास्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कांग्रेस और बी आर अम्बेडकर जो क्या थे डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर थे, इनके बीच में। इस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, पूना पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो पूना पैक्ट के बीच में हुआ था, हमें याद रखना है, एक तो कांग्रेस के बीच में और दूसरा उनके साथ कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला कि हिंदूज को क्या मिल लेना चाहिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, लेकिन डिप्रेस्ड क्लासेस को यानी कि जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको आप क्या दे दो, रिजर्व सीट्स जो है वो उनको दे दो। आगे अब देखते हैं एस सी के लिए अलग से कैटेगरी रखी थी। इसका मतलब क्या था, प्रोविजन जो था सेपरेट इलेक्टोरेट का डिप्रेस्ड क्लासेस के जो रिप्रेजेंटेशन देनी थी कम्युनल अवार्ड के थ्रू, उससे हटा दिया गया और पूना पैक्ट के जो प्रोविजन था उसको किसमें ऐड ऑन किया गया, 1935 के एक्ट में इसको डाल दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा किन किन को मिला, इन्होंने बोला कि नहीं, वीमेन को जो लेबर क्लास है इनको भी क्या मिलेगी, सेक्शुअल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि अबॉलिश करते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो कब बनाई गई थी, 1858 के अंदर जो काउंसिल बनाई गई थी उसको क्या कर दिया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया। देन उसके बाद क्या किया उन्होंने, फ्रेंचाइजी को बढ़ाया। ठीक है, फ्रेंचाइजी जो थी हमें देखी थी पहले ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स के बेसिस पे मिली थी, बल्कि अब क्या किया इन्होंने बोला 14% जो थी टोटल पॉपुलेशन उनको क्या दिया जाएगा, वोटिंग राइट दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, देन उसके बाद हम बोलते हैं इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। अब इसमें ये क्या बोला गया कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
ये जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या कहीं पे भी तैयारी करते हैं, तो आरबीआई की बैंकिंग की तैयारी करते हैं या किसी भी फॉर्म फील्ड में, तो बोला जाता है कि आरबीआई कब बनाया गया था। तो आरबीआई बिकॉज अंडर द एक्ट ऑफ 1935 जो था वो बना दिया गया था। ठीक है, क्यों बनाया गया था, ताकि जो करेंसी है कंट्री की, जो मनी है, जो फ्लो उसका चल रहा है, पैसा जो है उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तब से आरबीआई जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो 1935 को कोलकाता के अंदर इसको जो था वो बेटर एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट इसका फीचर देखें, अब इन्होंने और किस में चेंजेस लाए, और भी तो चेंजेस लाए होंगे ना। तो इन्होंने बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे किसको। देखो पिछले 1919 के एक्ट में हमने देखा कि वहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था, देन प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि अब हम सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बनाएंगे, बल्कि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो थे वो भी बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा। फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया था, पुराने एक्ट में हमने देखा था जो कंपनी रूल चल रहा था, तो कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। हालांकि जो उनकी कंपनी के ऑफिशियल्स थे, जो कंपनी के जो भी गवर्नर जनरल थे, उनको सुप्रीम कोर्ट की, जब की जो भी वो काउंसिल की मदद से कोई भी काम कर रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन से बाहर रखा गया। देखिए यहाँ पे इन्होंने अब किसकी बात करी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, जिसको कब बनाया गया, 1937 में सेट कर दिया गया। अब यहाँ पे बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया। बर्मा, जिसको आपके नाम, हम जिसने नाम चाहते हैं, म्यांमार के नाम से जानते हैं, इसको सेपरेट कर दिया गया। दो नए प्रोविंसेस क्रिएट किए गए, ओडिशा और सिंध। ठीक है, क्यों किए गए, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा सेफ गार्ड दिया गया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज का, बचाने के लिए क्या करेंगे, कुछ सेफ गार्ड के प्रोविजंस जो थे वो माइनॉरिटीज को दिए गए। ठीक है, और इसके अलावा हमने देखा था सेंट्रल रेलवे अथॉरिटी, फेडरल रेलवे अथॉरिटी जो थी वो बनाई गई ताकि रेलवे को क्या किया जाए, उनको लुक आफ्टर किया जाए। ठीक है, रेलवे के लिए। देन उसके बाद क्या किया था, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को जो था वो अपॉइंट किया गया था कि वो क्या करे, इंडिया के जो अकाउंट्स हैं उनको क्या किया जाए, ऑडिट किया जाए। तो इंडिया के अकाउंट्स कहाँ पे, चाहे वो फेडरल है चाहे वो प्रोविंशियल है, उन सभी अकाउंट्स को क्या किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा। और ऑडिट करने के लिए कौन किसकी पोस्ट करे के लिए, तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की को अपॉइंट किया गया। ठीक है, ब्रिटिश 1935 का एक्ट क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट हो जाता है ये कुछ प्रोविजन से 1935 के एक्ट के। हालांकि हमने देखा था 320 लेंथीस्ट डॉक्यूमेंट था, जिसमें 321 सेक्शंस थी और 10 शेड्यूल थे। उसके कुछ जो मेन प्रोविजन थे वो हमने देख लिए। ठीक है, एग्जाम में। देन उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब हमारे पास क्या है, ये बोलते हैं हमारे पास क्या आता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में। अब देखो इतनी सारी बातें चल रही थी कि 1937 में हमारे लिए इतना कुछ ब्रिटिशर्स कर रहे थे, लेकिन फिर भी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट क्यों आया। ठीक है, तो बोलते हैं 20 फरवरी की रात होती है। ठीक है, जब क्या होता है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो क्या थे, क्लेमेंट एटली थे, वो डिक्लेयर करते हैं ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948। तो ये क्या बोलते हैं कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया के अंदर खत्म हो जाएगा 30 जून 1948 को। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो नेम है, तो आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, पर्टिकुलरली इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये लोग क्या कर रहे थे, गांधी जी, तो ये सभी क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे किसकी, इंडिया इंडिपेंडेंस की। ठीक है, फुल फ्लैश इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इसको देखते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे क्लेमेंट एटली, एटली जो थे वो डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया के अंदर 30 जून 1948 को ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो पावर है वो ट्रांसफर कर दी जाएंगी रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में। ठीक है, लेकिन इस अनाउंसमेंट, जैसे ही इटली ये अनाउंस करते हैं, तो मुस्लिम लीग के द्वारा क्या हो जाती है, एजुटेशन हो जाती है। ठीक है,
ठीक है। और ये क्या कहते हैं, क्यों एजिटेशन होती है, क्यों विद्रोह इसका किया जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो डिमांड कर रही होती है कि उनको क्या चाहिए, पार्टीशन चाहिए कंट्री की। यानी कि ये क्या चाहते थे कि हमें क्या मिल रहा है, एक टू नेशन थ्योरी का जो कंसेप्ट था वो मुस्लिम लीग चाहती थी। तो इसको देखते हुए ये क्या करती है, एजिटेशन स्टार्ट कर देती है पूरी कंट्री के अंदर। ठीक है। Agitation started by the Muslim League demanding the partition of the country. ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, 3 जून 1947 का दिन आता है। ठीक है। जून 3 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्लियर करती है that any constitution framed by the Constituent Assembly of India cannot apply to those part of the country which were not unwilling to accept it. तो फिर क्या होता है कि 3 जून 1947 को फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सबके सामने आती है और ये कहती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है वो उन लोगों पे लागू नहीं होगा, उन जगहों पे लागू नहीं होगा जो लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानना नहीं चाहते। ठीक है। और उसी दिन जो था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस टाइम पे क्या थे, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे, वो क्या लाते हैं, पार्टीशन प्लान को सबके सामने रखते हैं। और उसी पार्टीशन प्लान को क्या बोला जाता है, माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो प्लान था इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग। उस प्लान को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, कांग्रेस भी मान लेती है और मुस्लिम लीग भी मान जाती है। तो इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय एनेक्टिंग, तो इन्होंने बोला कि जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा 1947, जैसे ही वो लागू होगा उसके तुरंत ही क्या हो जाएगा, माउंटबेटन प्लान जो है वो लागू हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसके हम लोग क्या देखते हैं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर्स में क्या बोलता है कि जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होगा, तो ये कब लागू होगा, सॉरी, जैसे ये लागू होगा तब से क्या हो जाएगा, ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया के अंदर खत्म हो जाएगा और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, बन जाएगी, इंडिया को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कब से, 15 अगस्त 1947 से। दूसरा ये बोलता है इंडिया को पार्टीशन करके, डिवाइड करके दो इंडिपेंडेंट डोमेनियंस बनेंगे। यहाँ पे नेशंस की बात नहीं बोली उन्होंने, क्या बोला, डोमेनियंस बनेंगे इंडिया के। इनमें से एक क्या बनेगा, टू इंडिपेंडेंट डोमेनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें राइट होगा, एक हक होगा, विद द राइट टू सीट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, कि वो अपने आप को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से कैसे अलग करें। ठीक है। उनके पास पूरा हक है कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन के रहे, चाहे वो उनसे अलग रहे। ठीक है। फिर उसने क्या किया, इसी के बाद क्या होगा, जो वाइसरॉय की पोस्ट वो जैसे कि हमें पता है 1858 के एक्ट के थ्रू क्या बनाई गई थी, पोस्ट क्रिएट की गई थी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन्होंने बोला वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और हर एक डोमेनियन का क्या होगा, फिर से क्यों बनाया जाएगा, गवर्नर जनरल बनेगा। और उनको कौन अपॉइंट करेगा, ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ डोमेनियन कैबिनेट। जो डोमेनियन की कैबिनेट, यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान की जो डोमेनियन कैबिनेट होगी, जिनको वो अडॉप्ट करेंगे, उनके डोमेनियंस के थ्रू ही क्या किया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा और अडॉप्ट किया जाएगा किसी कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है। और रिपील किया जाएगा किसी भी तरह के एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जिसमें और वो क्या करेगा, इंक्लूड करेगा इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। ठीक है। इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को क्या कर दी, पावर दे दी कि वो क्या करे, किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए और उनको अडॉप्ट करें, अपने नेशंस में उनको लागू करें। और जैसे ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनके उनका लागू हो जाएगा, तभी से जो, और उनकी खुद की चॉइस है कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी उनके लिए लॉस बनाए हैं, चाहे उसको वो बना कंटिन्यू करें, चाहे उनको वो डिसकंटिन्यू करें। ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के पास पावर है, दोनों डोमेनियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पावर है कि वो अपने अपने टेरिटरीज के लिए क्या बना सके, नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना सकते हैं, उसको एनफोर्स कर सकते हैं। वो किसी भी तरह का ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट जो है वो इनके ऊपर जो है वो थोपा नहीं जाएगा। देखिए अब इनके पास पूरी रहता है, लेकिन कब से लेके 15 अगस्त 1947 के बाद से लेके। ठीक है। अब इसके बाद क्या था, सेकंड, अब देखो वाइसरॉय की पावर्स खत्म हो रही है, तो ऑब्वियसली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो भी क्या हो रहा है, उसका ऑफिस को भी क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और उसके फंक्शंस जो है वो किसके पास से रहेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स के लिए चल रहे हैं।
इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस तो मिल रही थी, डोमिनियन स्टेटस तो इन्होंने दिया था, लेकिन डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ इन्होंने ये भी बोला था कि जब तक इनका जो है ये पूरा सेटअप नहीं होता तब तक ये क्या रहेंगे, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस का क्या रहेंगे, पार्ट रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये चाहें तो ये इस पार्ट से क्या निकले जाएंगे, बाहर निकल सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग बोलते हैं लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामोंटेंसी और policy over the Indian princely states and treaty relations with tribal areas। होता है जो ट्राइबल एरिया पे अंग्रेजों का राज चल रहा है वो भी क्या हो जाएगा 15 अगस्त 1947 से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, फ्रीडम दी किसको, इंडियन प्रिंसली स्टेट को पूरी की पूरी आजादी मिली कि वो क्या करें, जहाँ है तो वो क्या करें, ज्वाइन करें इंडिया को, चाहे वो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के साथ चले जाए, चाहे फिर वो क्या रहे, इंडिपेंडेंट है। डोमिनियन कितने क्रिएट हो गए थे, दो, ठीक है। अगर आप देखो तो दो डोमिनियन इन्होंने क्रिएट किए थे, ठीक है। लेकिन देखो मैथड कितने लगाए, कि जो प्रिंसली स्टेट्स है ना उनके पास पूरी पूरी चॉइस है, चाहे तो वो इंडिया के साथ चले जाए, ठीक है, चाहे तो वो पाकिस्तान डोमिनियन को ज्वाइन कर ले, और चाहे तो वो क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहे। अब इस दौरान क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि इसके साथ साथ इन्होंने बोला ब्रिटिश मोनार्क के पास क्या रहेगी, विटो पावर्स रहेंगी, टू डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू विटो, कुछ बिल्स को लेके, ठीक है। लेकिन वो राइट किसके पास रिजर्व रहेंगे, गवर्नर जनरल के पास रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है उसके पूरी पावर है कि वो किसी बिल को उसको ब्रिटिश मोनार्क को भेज सकता है, चाहे वो उसको ना भेजे। तो इवन की गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट गवर्नर्स हैं वो क्या रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहेंगे किसके, स्टेट के। और ये इसमें क्या था, जो टाइटल ऑफ एम्पर ऑफ इंडिया को दिया था, रॉयल टाइटल्स जो थे किंग ऑफ लैंड को, वो वहां से उनको हटा दिया गया, यहाँ तक कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अपॉइंटमेंट जो थी सिविल सर्विसेज की, रिजर्वेशन जो थी पोस्ट की, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा चलाई जा रही थी, उनको भी क्या किया गया, डिसकंटिन्यू किया गया। मेंबर्स जो थे सिविल सर्विसेज के, जो 15 अगस्त 1947 से पहले जिन्होंने सर्विसेज ज्वाइन करी थी, वो कंटिन्यू करेंगे सारे उन अपनी सर्विसेज को, बट उसके बाद से वो जो है उनकी अपनी चॉइस है कि किस तरीके से सिस्टम को जो है वो चला रहे हैं। लेकिन क्या होता है 14-15 अगस्त की जो रात होती है तब क्या होता है, ब्रिटिश सॉरी, तो उन्होंने कहा था इस एक्ट के मुताबिक जैसे ही 14 और 15 अगस्त 1947 के बीच के जो रात आएगी उस टाइम पे ब्रिटिश रूल जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और पावर्स जो थी वो किसके हाथ चले जाएंगी, जो नए डोमिनियंस बने हैं इंडिया पर से उनके पास चले जाएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस टाइम पे क्या बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इंडिया के, और जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने क्या किया था, शपथ ली थी किसकी, एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो ये याद रखना है हमने कि फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के वो कौन रहे थे, लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे थे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इंडिया की वो कब बनाई गई थी, 1946 में बनी थी। और वो जो कि 1946 में बनाई गई थी तो ये ही क्या रही थी, इंडियन डोमिनियन की उस टाइम पे क्या बनी थी, पार्लियामेंट बनी थी, ठीक है। वो भी यहाँ तक आपको क्लियर हुआ था। अच्छा एक पॉइंट इसमें और था जो हम देख रहे थे कि दो डोमिनियन थे इंडिया और पाकिस्तान, एंड देन दे हैव टू द चॉइस टू बी इंडिपेंडेंट। तो बहुत सारे जो मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स थी दे बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें से आउट ऑफ थ्री बाकी जो थी कुछ पाकिस्तान में चले गई थी। इंडिया इंडिपेंडेंट कितनी रही थी, तीन रही थी, ठीक है। इंडिया के अंदर तीन इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी थी, जिसको हम लोगों ने देखा था, एक तो हमारी थी जूनागढ़, ठीक है, दूसरी हैदराबाद, और तीसरी कौन सी थी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर थी। तो ये हमारे पास क्या रही थी, मैं देख के लिख लो, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट रहे थे। जब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, विद दिस जितने भी हमारे लॉस थे वो सारे क्या हो गए, फिनिश हो गए, और ये फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा इसके साथ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। होप यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट चैप्टर ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड related to the Indian
पॉलिटी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसाइड पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो कीप वॉचिंग द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हैव ए नाइस डे।